गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट 1 और बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर की जो कक्षा है उसमें आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन, द डॉक्ट्रिन ऑफ आइसोस्टेसी अर्थात समस्थिति का सिद्धांत। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, विभिन्न परीक्षाओं में इस सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस समस्थिति या आइसोस्टेसी शब्द जो है इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो समस्थिति जो शब्द है उसको देने वाले जो जोग्राफर थे उसका नाम था डटेन। अमेरिकी जोग्राफर थे, DUTTON, डटन। इन्होंने ही सबसे पहले आइसोस्टेसी या समस्थिति शब्द का प्रयोग किया। बाद में इस सिद्धांत का जो विश्लेषण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो प्राट महोदय थे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं समस्थिति क्या होता है। तो बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है वो परिभ्रमण करती है। आप सब ये इस बारे में वाकिफ़ हैं। तो परिभ्रमण करती हुई जो पृथ्वी है उसके ऊपर बच्चों हमारी जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं जैसे पर्वत है, पठार है, तथा नीचे धंसे हुए भाग हैं जैसे महासागरीय बेसिन है। इनके मध्य जो संतुलन की दशा है, इनके मध्य जो बैलेंस की स्थिति है, इस बैलेंस की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? आइसोस्टेसी या समस्थिति कहते हैं। एक परिभाषा जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊंचे क्षेत्रों तथा नीचे धंसे हुए बेसिनों के मध्य भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा ही संतुलन है, आइसोस्टेसी या समस्थिति कहलाती है। अंग्रेजी में और मैं बोल रहा हूँ, आइसोस्टेसी सिंपली मीन्स अ मैकेनिकल स्टेबिलिटी between the upstanding parts and low-lying basins of a rotating earth। इसके अतिरिक्त होम्स महोदय की और परिभाषा जो है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। होम्स महोदय का कहना है कि समस्थिति संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले विशाल पर्वतमालाओं, पठारों, मैदानों तथा महासागरीय बेसिनों के मध्य पाई जाती है। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हम पृथ्वी का जो भूपटल है उसका ऊपरी मेंटल, उसका एक आदर्श जो चित्र है वो देख रहे हैं, जिसमें महासागरीय बेसिन भी हैं, इसमें महाद्वीपों को भी दिखाया गया है। महासागरीय भूपटल, महाद्वीपीय भूपटल, पर्वतीय तथा सभी भाग जो हैं वो स्थलमंडल और इसके ऊपर इसमें पाए जाते हैं। इस आदर्श जो पार्श्व जो चित्र है उसके आधार पर हम समस्थिति के सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, ये जो सिद्धांत है इसकी जो खोज है वो 1735 में 1735 में जो पियरे बॉगर एक भूगोलवेत्ता थे, भूगणितीय सर्वेक्षण कर रहे थे। वो 1735 में एंडीज़ पर्वतों पर, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं एंडीज़ पर्वत, आप सभी जानते हैं। इन एंडीज़ पर्वतों पर वो जो भूगणितीय सर्वेक्षण है वो कर रहे थे। तो उस सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने कुछ गुरुत्व संबंधी या ग्रेविटेशनल विसंगति जो है उसकी और उनका ध्यान गया। उसके बारे में वो अधिक कुछ नहीं बता पाए, किंतु 1859 फिर 1859 जो है उसमें सर जॉर्ज एवरेस्ट जो है वो भारत में हिमालय की तलहटी में सिंधु गंगा के जो मैदान हैं वहाँ पर सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे। और मैदानों में वो त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण और भूगणितीय सर्वेक्षण, दोनों प्रकार के सर्वेक्षण जो हैं वो कर रहे थे। उसके दौरान इस समस्थिति की संकल्पना पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों, सिंधु गंगा के मैदानों में जो है वो जब वो सर्वेक्षण कर रहे थे तो त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि जो है उन दोनों के द्वारा जो माप लिया, उस माप में लगभग 5.236 मिनट का अंतर आया। जब इसी को प्रैट महोदय ने किया तो उन्होंने देखा कि 15.236 मिनट का ये जो है अंतर आया। तो ये जो अंतर है, इस अंतर के आधार पर ये विदित हुआ कि जो ये गुरुत्वीय विसंगति है, ये गुरुत्वीय विसंगति क्यों आ रही है, इसके आधार पर ही फिर कालांतर में समस्थिति का सिद्धांत जो है वो अस्तित्व में आया। इस बारे में प्राट महोदय जो है उनकी संकल्पना की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। प्राट जो महोदय हैं उन्होंने ये जो चुंबकीय विसंगति है इसको देखकर इस समस्या के समाधान का प्रयास किया।
उन्होंने अनुमान लगाया कि हिमालय की निकटता के कारण जो साहुल रेखा है, प्लम बॉब है, उसमें विक्षेपण हुआ होगा। और इसके आधार पर उन्होंने पर्वतीय जो पिंड है उसका घनत्व 2.7 मानकर गणना करी। तो उन्होंने देखा कि ये जो अंतर है वो बहुत अधिक आ रहा है, 15.236 मिनट का अंतर आ रहा है, जो कि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 5.236 मिनट का ही निकाला था। तो उन्होंने माना कि हिमालय की रचना जो है वो या तो कम घनत्व के शैलों से हुई है, इसलिए आकर्षण कम हुआ होगा, या उन्होंने ये माना कि मुख्य जो उच्चावचीय आकृतियाँ जो हैं उनके स्थानीय आकर्षण की अधिकता के कारण भी नीचे के घनत्व में की कुछ कमी जो है क्षतिपूर्ति द्वारा होगी। इस आधार पर प्राट महोदय जो है उन्होंने अपना जो मत है वो ये मत दिया, और उन्होंने कहा कि विभिन्न घनत्व वाले जो कॉलम्स हैं वो हमारी पृथ्वी के जो कॉलम्स है वो विभिन्न घनत्व के होते हैं, लेकिन उनकी जो गहराई है वो समान होती है। द कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी, अर्थात समान गहराई वाले कॉलम्स जो हैं उन वो होते हैं, लेकिन उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है। उन्होंने बताया कि पर्वतों का घनत्व 2.7 होता है, 2.6 से लेकर 2.7। स्लाइड में आप देख सकते हैं पर्वतों का घनत्व 2.6 से 2.7 बताया। मैदान पठारों का 2.7 है वो बताया, बेसिनों का 2.8 बताया, तथा समुद्री तल जो है उसका घनत्व उन्होंने 3.0 बताया। और ये बताया कि जो पृथ्वी के विभिन्न ब्लॉक्स जो हैं इन ब्लॉक्स के घनत्व में अंतर पाया जाता है, किंतु इनकी गहराई जो है वो समान पाई जाती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अधः स्तर जो है उसके ऊपर ये सभी ब्लॉक्स जो हैं वो तैर रहे हैं या जो हैं वो मूव कर रहे हैं, और उसका घनत्व जो है अधस्तर का 3.3 अर्थात इन सबसे ज़्यादा है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि द कॉलम्स ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी, अर्थात असमान घनत्व किंतु समान गहराई, ये जो मत है वो प्रैट महोदय ने दिया। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया जिसमें उन्होंने सीसा, लोहा, एंटीमनी और जस्ता, चार जो हैं अलग अलग धातुओं के वो लिए पिंड लिए, और उनको पारा जो जिसका घनत्व 13.6 होता है उसके भरे बेसिन में डुबोया। तो उन्होंने देखा कि ये जो सभी ब्लॉक्स हैं इन सभी ब्लॉक्स की जो गहराई है वो समान है, यद्यपि इनके घनत्व में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। जो ब्लॉक सबसे अधिक घनत्व का है वही ब्लॉक सबसे कम ऊंचा है, और जो ब्लॉक सबसे कम घनत्व का है वही ब्लॉक सबसे ऊंचा है। यही बात जो है वो हमारे पृथ्वी के विभिन्न ब्लॉक्स पर भी सही बैठती है। पर्वतीय भाग जो हैं उनका घनत्व जो है वो कम पाया जाता है, जबकि महासागरीय जो तल है उसका घनत्व जो है वो अधिक पाया जाता है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि विभिन्न घनत्व वाले जो ब्लॉक्स हैं, इसी आधार पर उन्होंने कहा कि विभिन्न घनत्व वाले जो पर्वत, पठार, मैदान जो हैं वो अधः स्तर में एक समान गहराई पर आधारित नहीं होकर क्षतिपूर्ति तल के सिद्धांत के ऊपर जो है वो निर्भर रहते हैं। इसी के पश्चात जो दूसरी संकल्पना है वो एरी महोदय की है। एरी महोदय जो हैं वो प्राट से सहमत नहीं थे। उन्होंने माना कि पृथ्वी के जो चारों ब्लॉक्स हैं, पर्वत, पठार, बेसिन और समुद्री तल, उनका घनत्व समान होता है, किंतु उनकी गहराई में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। और एरी महोदय ने कहा कि साहुल रेखा जो है उसका हिमालय की ओर कम झुकाव इसलिए था कि इन ऊंचे पर्वतों ने अपने नीचे के काफ़ी क्षेत्र में घने बेसाल्टिक पदार्थ को हटा दिया था। इसीलिए साहुल रेखा जो है, या हम ये कह सकते हैं हिमालय जो है, वो अपनी आकर्षण शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो एरी की जो संतुलन की जो सिद्धांत है वो प्लवनशीलता के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी पर आधारित है, जो कि आर्किमिडीज ने इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करी थी। तो एरी का सिद्धांत को लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी हम कहते हैं। तो एरी महोदय का ये मानना है कि जो पृथ्वी के जो विभिन्न ब्लॉक्स हैं उनका जो घनत्व है वो समान पाया जाता है, इक्वल डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ, समान घनत्व किंतु असमान गहराई, ये एरी के सिद्धांत का मूल मंत्र है। अर्थात सभी ब्लॉक्स की जो घनत्व है वो तो समान पाया जाता है, किंतु उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। पर्वतीय जो भाग हैं वो अधिक ऊंचे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जिस प्रकार नाव जो है वो उसका एक भाग ऊपर रहता है और उस एक भाग को संतुलित करने के लिए उसके 8 भाग
नीचे होते हैं, 9 भाग नीचे होते हैं। जिस प्रकार एक आइसबर्ग जो है वो एक भाग ऊपर होता है तो उसका 9 भाग समुद्र में डूबा हुआ होता है और वही उसको संतुलित करता है। उसी प्रकार पर्वतीय भाग इसीलिए सबसे ऊपर उठे हुए हैं क्योंकि उनकी 9 गुना गहरी एक रूट या एक जड़ पाई जाती है और वही जड़ उसको क्या करती है, संतुलित करती है। हिमालय पर्वत के बारे में उन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है, तो उसकी लगभग 78 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की एक गहरी जड़ पाई जाती है और वही जड़ जो है उस हिमालय के 8 किलोमीटर ऊंचे भाग को संतुलित करती है और रोटेटिंग करती हुई अर्थ जो है उस रोटेटिंग करती हुई अर्थ पर ये स्थलाकृति जो है वो गिरती नहीं है बल्कि स्टेबल रहती है, संतुलित रहती है, संतुलन की दशा में या आइसोस्टेसी की कंडीशन में रहती है। एरी ने अपने मत को समझाने के लिए विद्यार्थियों बच्चों एक प्रयोग किया। उन्होंने समान घनत्व किंतु विभिन्न ऊंचाई वाले लोहे तांबे के टुकड़े लिए और उनको पारे की बेसिन में डुबो दिया। तो उन्होंने क्या देखा, ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार विभिन्न गहराई तक डूब गए। अधिकतम उभरा हुआ टुकड़ा अधिकतम गहराई में धंस गया और यही व्यवस्था जो है उन्होंने कहा कि स्थल खंडों पर भी लागू होती है। इसके पश्चात बच्चों अब हम बात करेंगे तीसरी संकल्पना जो है हैफर्ड और बोवी की संकल्पना। हैफर्ड और बोवी ने बच्चों, हैफर्ड ने 1910 तथा बोवी ने 1917 में इस संकल्पना को दिया। यद्यपि हैफर्ड और बोवी के जो विचार हैं वो प्रायड के विचारों से ही प्रेरित हैं, तथापि उन्होंने क्षतिपूर्ति तल जो है उसके बारे में चर्चा करी कि ये जो क्षतिपूर्ति तल है, जिस तल के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, इस क्षतिपूर्ति तल के नीचे घनत्व में कोई अंतर नहीं पाया जाता, जैसा कि प्राट कहते हैं। तो प्राट की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्षतिपूर्ति तल की अवधारणा दी और लेवल ऑफ कंपोजिशन, और उन्होंने बताया कि इसकी जो गहराई है वो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है। इसके पश्चात बच्चों जोली जो है उन्होंने 1925 में अपना जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। और जोली का जो सिद्धांत है वो जोली का सिद्धांत बच्चों बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एरी की जो संकल्पना है उसी को प्रूव करता है, उसी को मानता है। और एरी के विचारों को मानते हुए ही प्राट जूली महोदय जो हैं वो क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना को नकार देते हैं। ही रिजेक्ट्स द लेवल ऑफ कंपनसेशन कॉन्सेप्ट, और वो कहते हैं कि बेसिकली 100 किलोमीटर की गहराई जो है जिसको प्राट महोदय और प्राट के साथ साथ हैफर्ड और बॉबी जो हैं वो क्षतिपूर्ति तल कहते हैं, उसको उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर के नीचे गहराई में 16 किलोमीटर मोटा एक जोन पाया जाता है, एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको उन्होंने जोन ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति मंडल कहा। और ये जो क्षतिपूर्ति मंडल है इस ही में उन्होंने माना कि घनत्व में परिवर्तन पाए जाते हैं। यद्यपि इससे ऊपर जो है वो सारा का सारा क्षेत्र जो है वो समान घनत्व का क्षेत्र होता है। इस प्रकार जॉली महोदय जो हैं वो एरी के विचारों के जो हैं उसी को प्रतिपादित करते हुए जोन ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति मंडल की अवधारणा को देते हैं। इस प्रकार कुछ अन्य विद्वानों की भी हम चर्चा करना चाहेंगे जिन्होंने इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, जिसमें जैसे डटन महोदय है। डटन महोदय जो हैं उनके साथ साथ होम्स महोदय जो हैं वो भी उन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया। और उनकी भी एरी की भांति होम्स की भी मान्यता थी कि उच्च भूभाग हल्के पदार्थों से निर्मित होते हैं और संतुलन बनाए रखने के लिए उनका अधिकांश भाग भूपटल में गहराई तक डूबा हुआ रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि होम्स महोदय जो हैं वो भी बेसिकली एरी मतों के समर्थक ही थे। इसके पश्चात बच्चों हिस्कैनन जो हैं उसकी भी बात हम करना चाहेंगे। हिस्कैनन महोदय हिस्कैनन जो है वो फिनलैंड में समस्थिति संस्थान के अध्यक्ष थे और 1939 में उन्होंने समस्थिति पर अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें एरी की संकल्पना में सियालिक कॉलम्स के अंतर्गत घनत्व में परिवर्तन में कुछ संशोधन किए। यद्यपि उन्होंने एरी की मूल संकल्पना को स्वीकार किया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हिस्कैनन महोदय जो हैं वो भी एरी की संकल्पना को ही स्वीकार करते हैं, तथापि उन्होंने उसमें कुछ संशोधन भी किए।
इसके पश्चात बच्चों एक अंतिम संकल्पना की ओर हम चर्चा करेंगे, जो है डेली की प्रतिमूल संकल्पना, द एंटी रूट हाइपोथेसिस ऑफ डेली। डेली महोदय जो हैं उन्होंने अपनी प्रतिमूल संकल्पना जो है वो दी थी। यद्यपि डेली महोदय जो है उन्होंने एरी की मूल संकल्पना के विपरीत अपनी प्रतिमूल संकल्पना प्रस्तुत करी, जो उन्होंने 1940 में प्रस्तुत करी थी। उन्होंने क्षतिपूर्ति तल की गहराई जो है वो सागर तल से लगभग 77 किलोमीटर को नीचे माना, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक महाद्वीपीय भूखंड संपूर्णतः प्रतिमूल जैसे मिलते हैं, अर्थात महाद्वीपों के नीचे प्लास्टिक या संभाव्य तरल अधस्तर बाहर या ऊपर की ओर निकले रहते हैं, और ऐसे लवणीय गुंबदों में परिलक्षित होते हैं जो ऊपरी परतों के दाब से लवण का अंतःक्षेपण या इंजेक्शन ऊपर की ओर होते रहते हैं। तो उन्होंने बेसिकली माना कि महाद्वीपों के विस्तृत प्रतिमूल में पर्वतों के नीचे पर्याप्त लंबी प्रतिमूल मिलती है, इसीलिए उनकी संकल्पना को एंटी रूट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो बच्चों इस प्रकार ये जो समस्थिति की संकल्पना है वो पूर्ण होती है, जिसमें समस्थिति के जो प्रमुख रूप से समस्थिति संकल्पना जो है उसमें प्राट, एरी और हेफर्ड और बोवी जो है, इन तीन वैज्ञानिकों के विचारों पर ही अधिक प्रश्न आते हैं, और इन तीन विद्वानों के विचारों को ही अधिक जो है वो पढ़ा और समझा जाता है। उम्मीद है आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।